दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यूपीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कारण सहित उत्तर बताया जाएगा, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करेंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आजकल डिजिटल पेमेंट का सिस्टम चल रहा है और उसके लिए शायद हम सब जानते भी होंगे यूपीआई आईडी होती है सबकी। तो इस यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में रो एंड कॉलम के टाइटल को होल्ड करने ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल ना हो, यानी रो एंड कॉलम का टाइटल जो है वो सीट के साथ स्क्रॉल ना हो, तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। इसके लिए एक ऑप्शन होता है और उसको बोलते हैं फ्रीज कमांड। जो पेन होता है फ्रीज पेन कमांड ऑप्शन आता है। यदि हम इसको ऑन कर लेते हैं तो ऊपर जो सेल होते हैं ये इस तरह से मान लीजिए, तो इन्होंने मान लीजिए हमने इनको मर्ज कर रखा था और यहाँ पर हमने टाइटल डाल रखा है यूपीपीसीएल कंप्यूटर एमसीक्यूज। तो जैसे ही हम इस वर्कशीट को स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो ये जो टाइटल है ना ये अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी हर बार हमें शो होता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो टाइटल जो है वो स्क्रॉल साथ में नहीं होगा और इसके लिए अपने पास ऑप्शन होता है फ्रीज कमांड। बी ऑप्शन रहेगा फ्रीज पेन कमांड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित भाषा कौन सी है। वेब प्रोग्रामिंग जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं www पर, हम उसको हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ भी देते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे अधिक तो HTML भाषा का उपयोग होता है और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके अलावा जावा का भी उपयोग करते हैं हम, सी लैंग्वेज का भी उपयोग करते हैं और C++ का भी उपयोग करते हैं। कई तरह की होती है जैसे फोक्स प्रो, कई तरह की लैंग्वेजेस भी होती है। अभी अपने ऑप्शन डी सही रहेगा। जावा, HTML और C++ ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वेब प्रोग्रामिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं भी कहलाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से वेबसाइट का सही पता क्या है। देखो वैसे तो इन सब में अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल किसी में भी नहीं है। अगर उचित रूप से देखा जाए तो एक वेबसाइट में कम से कम 4 पार्ट होने चाहिए, URL में कम से कम 5 पार्ट होने चाहिए, लेकिन वेबसाइट में यदि 3 पार्ट हो तब भी काम चल सकता है, जैसा कि मैंने इन सभी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है। तो अभी अपने जो ये 3 ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ये कहलाता है डोमेन नेम, ये सब डोमेन और टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। और इनका सीक्वेंस कैसे रहता है कि सबसे पहले होता है सब डोमेन जो www है, उसके बाद में आता है डोमेन, यानी बीच वाला जो मेन पार्ट है ना ये कहलाता है डोमेन या होम। यही वो जो सिस्टम है जो हमारी एक वेबसाइट को DNS सिस्टम दे रहा है, जिसको डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं, वेबसाइट की पहचान होती है। यानी ये बीच वाला पार्ट ही इम्पोर्टेंट है और यही बताएगा हमें कि हम किस वेबसाइट की ओर जा रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में है ये सब डोमेन और लास्ट में जो है टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन ये इंडिकेट करेगा कि वेबसाइट का प्रकार कैसा है। .org लगा हुआ है इसका मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। .gov है यानी किसी गवर्नमेंट सरकारी वेबसाइट है ये। और स्टार्टिंग में जो है ये तो www ही रहेगा। तो अभी अपने जिसका ऑप्शन है वो तो ए सही रहेगा, www.uppcl.org। अगर कंप्लीट हम इसको एक वेबसाइट में देखें तो स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल और होना चाहिए और वो होता है HTTP या फिर HTTPS, तो वो भी हो सकता है। तो आप कंप्लीट वेबसाइट को याद रखें। और अगर URL के सहित पूछा जाता तो .org के बाद में स्लैश होता और इस स्लैश के बाद में
उस फाइल का पाथ होता जिस फाइल का हमें पता करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पावर को ऑफ किए बिना रीस्टार्ट हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है पावरलेस पोजीशन से स्टार्ट होना, यानी बिल्कुल ऑफ हो जाना, जिसको हम शट डाउन बोलते हैं, और फिर से उसको ऑन करना। और दूसरा होता है रीस्टार्ट करना, जिसको रीबूटिंग भी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर में स्टार्ट, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। और एक कंप्यूटर में बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो होती है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस पोजीशन से स्टार्ट होता है, यानी पावर ऑफ हो जाती है, फिर वो ऑन होता है तो पूरा उसका बायोस सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो पूरा रिफ्रेश होता है और पोस्ट प्रक्रिया के नाम से ये जाना जाता है, वो पूरी कंप्लीट उसमें होती है और कंप्यूटर ऑन होता है। जबकि वार्म बूटिंग वो होती है जिसमें कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, यानी पावर ऑफ नहीं होती, तो इसमें कुछ पोजीशन ऐसी होती है जो बंद होती ही नहीं है, वो यूज होती रहती है। तो इसमें रीस्टार्ट पोजीशन को वार्म बूटिंग कहते हैं। सीधा सीधा ये ध्यान रखें, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग है। कोल्ड बूटिंग होता है बिल्कुल स्विच ऑफ करना फिर ऑन करना, यानी शट डाउन करने के बाद ऑन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड दी जाती है तो ये टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? जैसे हम कट अगर करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट की, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी है। टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर इसमें कॉपी या कट दोनों में से कोई एक कमांड देते हैं। तो उस समय जब हम उसको सेव करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में सेव होता है, और नेक्स्ट जगह जहाँ हम उसको चाहते हैं वहाँ पर ले जा करके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते ही वहाँ पर वो पूरा का पूरा कॉपी या कट हो जाता है। कट को आजकल मूव भी कहते हैं, MOVE, मूव या कट, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित जांच के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7 होती है। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में या ग्रामर में एरर आता है तो इसके लिए भी हमें इंडिकेशन मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ड के नीचे लाल रंग की लाइन हो तो ये तो दर्शाती है कि उसमें स्पेलिंग गलत है, और अगर ग्रीन कलर की आती है तो वो ये बताती है कि ग्रामर में प्रॉब्लम है। और इसकी जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं? F7 शॉर्टकट की करेंगे तो वो हमें पूरा प्रॉपर वर्ड सजेस्ट कर देता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है? देखो, यूटिलिटी प्रोग्राम कहो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहो, ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर और यूजर दोनों काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए होना ज़रूरी होता है। कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन होना चाहिए ताकि कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सके। तो इनमें कौन कौन आता है? एंटीवायरस आता है, डिस्क क्लीनअप आता है, फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम आता है। ये लाइनक्स जो है ना, ये नहीं होता, ये एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को विंडो 10 में नाम दिया गया है जहां से हम फाइल और फोल्डर को सीधे सीधे ब्राउज कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा ऑप्शन भी कर दिया कि वहीं से हम किसी फाइल या फ़ोटो को सीधे सीधे शेयर भी कर सकते हैं। मोबाइल में आपने देखा होगा फाइल मैनेजर ऑप्शन आता है, तो विंडो 10 में उसको फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया है। एक फ़ोल्डर आता है, फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, जैसे मोबाइल में होता है। क्लिक करते हैं तो उसमें सभी फ़ोल्डर्स एक साथ शो हो जाते हैं, फिर वहाँ से वो ओपन हो जाते हैं और उनकी फ़ाइल या फ़ोल्डर को हम वहाँ से सीधे सीधे शेयर या ब्राउज या एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नाम क्या आता है? दोस्तों, वर्ड और पावर पॉइंट में तो सेम ही रहता है। पहले मैं वर्ड पावर पॉइंट की बात करूँगा, एक्सेल के बारे में बाद में बात होगी। वर्ड में बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम डॉक्यूमेंट 1 आता है, यानी कोई अंतर नहीं आया, 1 आ गया। इसी तरह से पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं और इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 आता है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन एक्सेल जो है ना, इसमें फ़र्क होता है। एक्सेल में बनी फाइल को वर्क बुक कहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइटल नेम आता है बुक 1, यानी वर्क बुक 1 नहीं आता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक्सेल में किसे होम सेल कहा जाता है? देखो, होम सेल का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट
एक्टिव सेल किस में आता है। एक्सेल में रो एंड कट ऑफ जो कॉलम होता है उसके इंटरसेक्शन को यानी कट ऑफ पॉइंट को हम सेल कहते हैं। और सेल दो तरह के होते हैं, एक वो सेल जिसमें हम फॉर्मूला एंटर करते हैं और बाकी दूसरे सेल होते हैं। जिस सेल में हम फॉर्मूला एंटर करते हैं वो एक्टिव सेल कहलाता है और इसका एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता है, जो नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ़्ट साइड में होता है हमेशा। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का हमें पता लगता है। और जब भी हम एक एक्सेल की नई वर्कशीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें A1 जो है ये एक्टिव सेल होता है। देखो वैसे भी इसमें स्टार्टिंग से ही बात करें तो A1 के लिए ऑप्शन रहेगा और होम सेल इसी को कहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव सेल जो है वो यही होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सफारी वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अपन वेब ब्राउज़र के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, सभी रिपीट हो जाएंगे। एप्पल का सफारी बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखो मोजिला ने फायरफॉक्स बनाया है, गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया था और अभी विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउज़र डाल दिया। तो चारों का आप याद रखें, एप्पल का सफारी, मोजिला का फायरफॉक्स, गूगल का क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट का एज, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। लास्ट टाइम यूपीपीसीएल में पूछा गया था मोजिला किसका है, तो फायरफॉक्स जो है सॉरी ये पूछा था फायरफॉक्स किसका है, तो मोजिला का है फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए, गलत स्टेटमेंट पूछा। सबसे पहला www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि यही इसका नाम होता है। और इसका आविष्कार टिन बर्नर ली द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। www के आविष्कार टिन बर्नर ली ही है, तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी न तो स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2, दोनों ही नहीं है गलत। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। www क्या है कि एक तरह का ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जहां पर सूचनाओं के सभी पेजेज वेब पेजेज के नाम से जाने जाते हैं और एक दूसरे से वो हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN वेन की श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यूजर इंटरफेस के संबंध में CLI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। यूजर इंटरफेस दो तरह के हैं, वर्तमान में जो चल रहा है वो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक दूसरा होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है जैसे विंडो हो गया, ये इस तरह के जो है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। CLI इसका पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ए ऑप्शन हो जाएगा। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक तरह से मैं कहूँ तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा होता है और इसमें आता है विंडो के। और जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें आता है MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाता है। वैलिड ईमेल एड्रेस में क्या होगा, देखो ये ध्यान रखें, एक तो एक ही @ होना चाहिए और @ के बाद में हमेशा डोमेन नेम ही होना चाहिए, एक्सटेंशन नेम ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इन तीनों मेल में आप देखो सिर्फ डोमेन नेम ही है, @gmail.com @yahoo.co.in। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा देखो नाम में क्या होता है कि उनसे पहले डॉट आ सकता है और डॉट ना भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तीनों एड्रेस आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन अपने को ABC, ये तीनों एक वैलिड ईमेल एड्रेस की श्रेणी में आते हैं। ABC.123 मतलब ये था कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉट ना होता तब भी चल जाता, ABC123 होता तब भी चल जाता काम, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर
अल्फ़ाबेट ना हो, जैसे ए बी सी और बीच में डॉट दे रखा है एक्स वाई जेड, तब भी सही माना जाता। तो अभी अपना उत्तर डी रहेगा, ऑल अबोव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस के बारे में सत्य कथन नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है ही नहीं। सबसे पहला देखो कि एक ईमेल एड्रेस में केवल एक ही एट द रेट हो सकता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक से अधिक एट द रेट कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, ईमेल एड्रेस में कभी कोई स्पेस कभी कोई गैप नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। एक से अधिक डॉट हो सकते हैं, ये भी सही है। एक से अधिक डॉट आप लगा सकते हो, जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा था ABC.123 और फिर gmail.com भी आया था, तो 2 डॉट उसमें आए थे। डॉट कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी चौथी जो सावधानी होती है या इसके बारे में नियम है, वो ये है कि इसमें केस जो है वो सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर कोई वर्ड कैपिटल का है, कोई करेक्टर कैपिटल का है, तो वो हमें कैपिटल ही टाइप करना होगा, तभी प्रॉपर मेल एड्रेस माना जाएगा। यानी अगर सारी लोअर केस में है तो लोअर केस, अपर केस है तो अपर केस, कोई बीच में एक करेक्टर अपर केस का है तो वो भी हमें अपर केस में ही टाइप करना होगा। अभी तो अपना उत्तर डी रहेगा। इनमें से तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे कथन सत्य है। हमसे ये पूछा गया था कि सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस IPv6 का साइज कितना होता है। देखो आईपी जो है ये इंटरनेट से संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। एक और भी होता है जिसका नाम है TCP। ये किसी भी वेबसाइट का एक ऑफिशियल पता होता है। प्रत्येक इंटरनेट नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस होता है हमेशा, और ये केवल और केवल अंकों में ही होता है, ये भी आप ध्यान रखें। आईपी एड्रेस हमेशा अंकों में होता है, कभी कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते साइज़ की। देखो किसी एक को आप याद रख लो, उसके बाद या तो 2 से डिवाइड कर देना या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आ जाएगा। जैसे आईपी एड्रेस 6 का बात करें हम, तो वो 128 बिट का होता है। तो अब यदि आईपी एड्रेस 5 हमसे पूछा होता, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 64 इसका उत्तर आ जाता। अगर 4 का पूछा होता तो 5 वाले को 2 से डिवाइड कर दो, 32 इसका उत्तर हो जाता। अगर 3 का एड्रेस है तो 32 को डिवाइड कर दो, 16 हो जाएगा। ऐसे आप करते जाओ, आंसर आता जाएगा। इसी तरह से ऊपर में देखें तो आईपी एड्रेस 7 की बात करें तो फिर वो 256 बिट का भी हो जाएगा। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट क्या कहलाता है। यानी हम कभी भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा रिसीव करते हैं तो इनके लिए एक नियम बना होता है, और उन नियमों को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जो नियम होते हैं वो प्रोटोकॉल के तहत ही आते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए तो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP होगा, और फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी तरह से इंटरनेट के लिए TCP या IP। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, आप सभी प्रोटोकॉल के नाम भी याद रखें। जैसे वेबसाइट यूज करना है तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल हम यदि रिसीव कर रहे हैं, इनकमिंग है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP में से होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 या अधिक डिवाइस लिंक शेयर करते हैं तो वो किस प्रकार के कनेक्शन की श्रेणी में आते हैं। देखो सर्वर में जो कनेक्शन होते हैं वो कई तरह से होते हैं। सर्वर टू सर्वर कनेक्शन भी होते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन भी उनको बोलते हैं। तो 3 या अधिक से जो होते हैं वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन की श्रेणी में आते हैं। नाम से ही पता लग गया, 3 या 3 से अधिक होगा तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहलाते हैं। बी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि ALU द्वारा किसी ऑपरेशन की दी गई आउटपुट किस में स्टोर होती है। देखो ALU जो है इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन जितने भी होते हैं CPU में, वो सारे के सारे ALU करते हैं। कहते हैं कि CPU का जो हार्ट है वो ALU ही होता है। कंप्यूटर का जो माइंड या मस्तिष्क जो है ये CPU की तरह है, तो CPU का हार्ट जो है ना, कहते हैं कि ALU होता है। यानी प्लस माइनस जितनी भी क्रियाएं हैं और एंड लॉजिक इफ़, ये जितने भी गेट आते हैं ये सारी प्रोसेस भी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। तो जब ALU किसी ऑपरेशन के लिए आउटपुट देता है तो वो टेम्परेरी किसी रजिस्टर में सेव होती है।
सबसे सबसे छोटी मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन सबसे तेज़ भी होती है। इसके बाद जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। सी ऑप्शन रहेगा, रजिस्टर में सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU में कितनी बिट होती है। ये भी याद रखने वाली बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, ALU किसी भी लॉजिक के लिए जब यूज करता है तो बाइनरी अंकों का वो यूज करता है। और कितने बाइनरी अंक वो यूज करेगा, प्रत्येक बाइनरी अंक 1 बिट कहलाता है। तो एट ए टाइम एक ALU 16 बिट के लॉजिक ऑपरेशन को एक साथ कर सकता है। और हमारे पास देखिए मैक्सिमम हेक्साडेसिमल ही तो है भाई अपने पास। यदि हम बात करें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 16 अंक होते हैं। तो यदि हमें किसी हेक्साडेसिमल अंक का भी बाइनरी में यूज करना पड़ गया तो मैक्सिमम कितने हो गए, 16 बिट। तो ALU 16 बिट का उपयोग करता है। सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स नेटवर्क नहीं है। देखो, ब्लूटूथ ओपन होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रकार है, ये भी ओपन है, www ये भी ओपन है, जबकि VPN ये नहीं है। इसके नाम से ही पता लगता है, पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक तरह से आपने देखा होगा, एम्प्लॉयज़ को सिम मिलती है तो वो उसमें 4 अंकों के ही नंबर डायल होते हैं, ये वो VPN की श्रेणी में आते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कई तरह के ये चीज़ें होती हैं, जबकि www, ब्लूटूथ और HTML ये तीनों ओपन नेटवर्क के प्रकार है। अब देखो, ब्लूटूथ में भी तो पासकोड लगते हैं, फिर वो ओपन कैसे हो गया, वो नहीं करना अपने को। ब्लूटूथ में यदि पासकोड ना हो तो ओपन है ना, फिर सबके लिए अवेलेबल हुआ कि नहीं। VPN कभी भी सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का प्रकार है। कथन सही है, कथन असत्य है, या इस कथन की पुष्टि की ही नहीं जा सकती, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो दो तरह से एक्सेस करती है। एक करती है सीक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो ये मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, USB, ये जितने भी होते हैं सब के सब डायरेक्ट एक्सेस में आते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस में नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन आता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। और ऑप्टिकल में कौन आता है, CD, DVD और वो सब। तो ना तो मैग्नेटिक डिस्क ना ही ऑप्टिकल डिस्क सीक्वेंशियल डिवाइस में नहीं आती है। और ये किसकी श्रेणी में आते हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डिस्क को सेक्टर में बांटा जाता है, सामान्यतः एक सेक्टर कितने बाइट का होता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CD, DVD, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इन सब को अलग अलग सेक्टर्स में बांटते हैं, ये कभी एक साथ नहीं होती। और इनका एक सेक्टर जो होता है ना, अच्छा, जिसमें डेटा भरे होते हैं उसको ट्रैक बोलते हैं। और ट्रैक जो होता है वो सेक्टर्स में बंटा होता है। और एक सेक्टर मात्र 512 बाइट का ही होता है। कितने का, 512 बाइट का, यानी आधे KB के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन रहेगा, सेक्टर्स होते हैं और प्रत्येक सेक्टर 512 बिट का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस मोशन को डिटेक्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी माउस कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के माउस होते हैं। पुराने टाइम में बॉल वाला, जिसमें नीचे रोलर लगते थे, और जब वो बॉल मूवमेंट करती थी तो वो उसको सेंस करता है। आजकल ऑप्टिकल माउस आ गए, तो ये ऑप्टिकल वाले क्या करते हैं कि मूवमेंट को सेंस कर लेते हैं। आपने हल्का सा हाथ भी लगा दिया माउस को, तब भी इसमें लाइट ऑन हो जाती है। और सेंसर नाम का कोई माउस नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन रहेगा, A व B दोनों, यानी ऑप्टिकल और रोलर माउस में गति को या मोशन को डिटेक्ट करता है। और अच्छा, ये भी याद रखना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को किसी लोकेशन पर सबसे जल्दी पहुंचाने वाली डिवाइस कौन सी है, माउस ही है। ट्रैक बॉल नहीं हो सकती कभी भी, जॉयस्टिक नहीं हो सकता कभी भी। इसीलिए वर्तमान में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा। तो बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।